हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है 12 तारीख से स्टार्ट था आपका CHSL का एग्ज़ाम। 12, 13, 14, 15, 16, इसके बाद 17, 18 गैप था, फिर 19, 20, 19 का भी रिव्यू हुआ है पूरा अच्छे तरीके से। और आज हम लोग 20 अक्टूबर का रिव्यू करेंगे SSC CHSL का एग्ज़ाम जो फिलहाल में चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे GK, GS और रीजनिंग और मैथ। मैथ में आपको बस यह बता देंगे कि पिछले टाइप्स, जैसे पिछला टाइप का क्वेश्चन था बस सेम टाइप्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस अगर पिछला सेट 3-4 सेट अगर पिछला जो कराया गया है उसमें फुल सब सारे मैथ के क्वेश्चन लिए गए हैं, अगर वह सब सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बस उसी टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका कह लीजिए कि टाइम एंड डिस्टेंस से हो गया, ट्रेन से हो गया, और आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो SSC पूछता है आपका अलजेब्रा से पूछता है, जो कि x + 1/x इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। यह तो हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आप लोग इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे। और बाकी आपका जो अल्फा बीटा गामा वाला है उससे आ रहा है क्वेश्चंस, और आपका अगर देखा जाए क्वेश्चंस तो ज्यामिति से एक आध दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि आपका सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका सिलेंडर से क्वेश्चन आया था, उसमें वॉल्यूम पूछा था, तो बहुत इजी से बस हाइट दे दिया था उसमें और रेडियस दे दिया था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए दे दिया था। एक में तो CS से पूछा था, कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया था सिलेंडर का। इसी तरह एक में क्षेत्र एरिया पूछा था आपका शंकु का। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आप लोग उसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग तीनों शिफ्ट का GK GS क्वेश्चन करेंगे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, और बाकी मैथ का जिस टाइप्स का आपको बताया जा रहा है बस उसी टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि नल टंकी वाले से आ रहा है आपका, ठीक है, और आपका क्वेश्चन परसेंटेज से एक आध दो क्वेश्चन आ रहा है आपका, और CISI से आपको P दे दिया जा रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट R और T पूछ लिया जा रहा है, तो आप रेशियो से A और P के रेशियो से निकाल सकते हैं। हम लोग पिछले बहुत सारे रिव्यू में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद जैसे कि आपको दे दिया कोई वैल्यू दे दिया, मान लीजिए दे दिया कुछ वैल्यू 1000 रुपये का है, तो इसमें पहले घाटा हो रहा था 10,000 का, 10% का घाटा हो रहा था, मतलब कि लॉस हो रहा था 10% का। तो बताइए अगर इसको कितने रुपए में बेचा जाए तो हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन पहले CP निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मतलब कि उसका 20% का बोला तो 120 गुणे बटे 100 करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाता है हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, मतलब कितने में हमारा सामान बिचा। तो उसको आएगा CP से माइनस कर देंगे जितना बिचेगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा कितना है उतना बटे CP कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते थे उसमें। और कितनों में तो यह पूछ रहा है कि CI इक्वल टू जब SI है तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, तो बस सॉरी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस अगर है तो बताइए इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इससे। और बाकी आपका जो यूनिट डिजिट है यूनिटरी मेथड उससे क्वेश्चन आ रहा है आपका, और डिविजिबिलिटी रूल जो 11 से कटने का रूल आप लोग याद कर लीजिए, 9 से, 3 से, 4 से, तो इस तरह से कटने का रूल आप लोग याद कर लेंगे, उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 20/10/2020 वाला क्वेश्चंस, जो कल के शिफ्ट में सारे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे GS GK का, वो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा था अरुण जेटली का निधन कब हुआ था, तो बता देंगे 24 अगस्त 2019। 24 अगस्त 2019 को, 24 अगस्त देखिएगा ध्यान से, 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली जी का देहांत हुआ था। आपको पता है कि दिल्ली का जो आपका सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पे रख दिया गया था अभी हाल में, जब उनका डेथ हुआ उसके बाद। जैसा कि आपको पता है अगर जो महान लोग का डेथ होता है तो उनके नाम पर, जैसे कि आपका अटल जी के नाम पे बहुत सारे चीज़ों का बदलाव किया गया है। आप लोग अगर प्ले लिस्ट में आएंगे तो देखेंगे कितने भी भारत में नाम चेंज हुए हैं 2 साल के अंदर, सब कुछ प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसे मिला है, तो बताएंगे इंडियन माउंटेनर IPS ऑफिसर अपर्णा कुमार को मिला हुआ है। अपर्णा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अपर्णा कुमार को मिला हुआ है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड। एडवेंचरस अवार्ड होते हैं दोस्तों ये हमारे IPS इंडियन माउंटेनर हैं, ये IPS ऑफिसर भी रह चुकी हैं। जेसस इज द क्योर बुक, ये किसका बुक है जेसस इज द क्योर, तो बताएंगे जॉन रॉचर का है। किसका है? जॉन रॉचर का बुक है, रॉचर का बुक था है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता देंगे, जिसका डिस्कस हम हर सेट में कर रहे हैं, 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को 20 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर 22 मार्च की बात करें और 22 अप्रैल की बात करें, 22 अप्रैल की बात करें
तो आपको पता होना चाहिए 22 मार्च को आपका जल दिवस और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें आगे, किस राज्य की सीमा म्यांमार को टच नहीं करती है, तो उसमें सिक्किम ऐसा राज्य था जो कि ऑप्शन में दिया था, जो कि म्यांमार से बॉर्डर नहीं शेयर करता है। वैसे तो आपका मेघालय भी नहीं शेयर करता है, असम भी नहीं शेयर करता है, और नॉर्थ ईस्ट में और आपका मिजोरम मिजोरम करता है। कौन सा है, त्रिपुरा त्रिपुरा भी नहीं करता, त्रिपुरा, मेघालय और आपका असम, और सिक्किम तो नॉर्थ ईस्ट में है नहीं, वो बिल्कुल नॉर्थ में पड़ जाता है, तो उसमें सिक्किम ऑप्शन था, सिक्किम आप लगा देंगे। देख लीजिए कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम लोग ऊपर से आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, यही 4 राज्य हैं जो कि मिजोरम आपके म्यांमार देश से बॉर्डर शेयर करते हैं, भारत के राज्य हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिड डे मील स्कीम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो बताएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु 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 ने मिड डे मील सबसे पहले शुरू किया था। तमिलनाडु के बाद गुजरात आया था, गुजरात, उसके बाद अन्य राज्य स्टार्ट कर दिए थे, मतलब कि गुजरात के बाद केरल आया था, केरल के बाद अन्य राज्य अपना मिड डे मील स्टार्ट किए थे। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो पता है आपको, कृष्णा नदी आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, उसी जगह आपका पड़ जाता है महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो बता देंगे आप नासिक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कौन सा शहर सिंधु नदी के दाएं स्थित है, तो बता देंगे दाएं, और उसमें दिया था कौन सा शहर सिंधु नदी के दाएं स्थित है, तो उसमें ऑप्शन था ले, कोई बच्चे बता रहे थे ले था सर, तो ले आप लगा देंगे, जो दाएं स्थित है, जो कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यानी कि लद्दाख और जास्कर के बीच में आपका सिंधु नदी बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, याद रखेंगे। आर्टिकल 370 को किसने ड्राफ्ट किया, मतलब किसने इसका प्रारूप बनाया, तो बता देंगे आर्टिकल 370 का प्रारूप जो बनाए थे अयंगर, क्या नाम था उनका, अयंगर साहब थे, अयंगर साहब ने बनाया था। 5 अगस्त 2019 को आपका 370 के कुछ आर्टिकल्स को हम लोग क्या कर दिए, उसमें अप्रभावी कर दिया गया भारत सरकार द्वारा, अप्रभावी कर दिया गया। अगर पूछा जाए आपसे पूरी तरीके से जो अप्रभावी हुआ था 370 आर्टिकल, वह हमारे जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुआ, तो बता देंगे आपको वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ, आप लोग को याद होना चाहिए। इस बार 5 अगस्त को उसका 1 वर्ष की खुशी मनाई गई है उसमें भारत सरकार द्वारा, आपको पता रहना चाहिए। वृद्धा स्कीम एजुकेशन किसने दी थी, तो बता देंगे वृद्धा एजुकेशन स्कीम महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। विश्व बैडमिंटनशिप किसने जीता है, तो बता देंगे पीवी सिंधु ने जीती थी, पीवी सिंधु ने जीता था आपका विश्व बैडमिंटनशिप। ठीक है ना, इसके बाद खासी, गारोज और आपका पनारस कहाँ की फॉक डांस हैं, तो बता देंगे खासी, गारो खासी जयंतियाँ, एक पहाड़ियाँ भी हैं, गारो खासी जयंतियाँ आपका मिकिर, मैकमा, ये सब पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वाले राज्य में पड़ जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं आके चैनल पे, बिल्कुल भी समझ में आएगा। वहाँ से अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट में आके लिखिएगा सर आपकी वीडियो बिल्कुल बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल कंटेंट अच्छे दे रहे हैं बच्चों को। आप जो पे करके खरीदते हैं वो आपको यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है। तो बस बताइए, गारो और आपका गारोस, खासी, इस तरह की एक फॉक डांस भी है जो कि मेघालय का डांस है, और इस नाम से वहाँ की जनजातियाँ भी हैं जो कि मेघालय में निवास करती हैं, और इसी नाम से उन जनजातियों के नाम से उस पहाड़ी का नाम पड़ गया है गारो खासी जयंतियाँ, जो कि मेघालय की हैं, और मिकिर मैकमा भी उसी जगह की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नए राज्यों का गठन की बात किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बता देंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद जो 3 है दोस्तों, उसमें नए राज्यों के गठन की बात किया गया है, यह हमारा भाग 1 का पार्ट है। भाग 1 में 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आ जाते हैं। भाग 2 में आपको पता होना चाहिए 5 से लेकर आपके 11 तक अनुच्छेद आ जाते हैं। इसके बाद भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद आ जाते हैं। इसी तरह आपका आगे भी है, तो हम लोग पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, आप लोग पॉलिटी आगे पढ़ सकते हैं। नए राज्यों का गठन हो गया। शांति और सुरक्षा की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो बता देंगे जो आपका 51 आर्टिकल है उसमें शांति और सुरक्षा की बात की गई है, जो कि भाग 4 का एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों भाग 4 का एक पार्ट है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। भाग 4 का में केवल 51 का आता है, जिसमें हमारा मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जो आपका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी से क्वेश्चन आया था, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा क्या सॉफ्ट कॉपी होता है, क्या जो हमारे कंप्यूटर में होता है जैसे PDF वगैरह के फॉर्म में होता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, या फिर एप्लीकेशन वगैरह कोई हो तो उसे सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है, या फिर कोई हमारा
सर्च इंजन हो तो उसे सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन बोला जाता है। अगर बाहर कोई टच, जैसे कोई सामान अगर कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम्स का है, अगर उसको हम टच कर सकते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी हार्ड कॉपी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जिसको हम लोग, जैसे कि कोई पेज हमको कॉपी करवाना हो तो पेज कॉपी करवा के जब निकल जाता है, हाथ में आ जाता है, तो हार्ड कॉपी के अंतर्गत आ जाता है। या फिर जब तक वो लैपटॉप में रहता है, कंप्यूटर में रहता है, तब तक वो सॉफ्ट कॉपी रहता है। इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो इस तरह क्वेश्चंस के माध्यम से, ऑप्शंस के माध्यम से हम इसको कर सकते थे। ट्रांजिस्टर किस कंप्यूटर की प्रणाली थी, मतलब कि किस जनरेशन का एक ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में कंप्यूटर में लगता था, बता देंगे सेकंड जनरेशन का एक प्रणाली थी आपका ट्रांजिस्टर उसमें लगाया जाता था। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जितने भी जनरेशन है कंप्यूटर के चारों को अच्छे से पढ़ लेंगे। यूएसए में पहले गवर्नर बनने वाले यूएसए में पहले गवर्नर बनने वाले वो भारतीय कौन है, मतलब पहले भारतीय जो हैं वो यूएसए के आपके लुसियाना प्रांत में गवर्नर बने हैं, तो उनका नाम बता दीजिए। बता देंगे बॉबी जिंदल। क्या नाम है? बॉबी जिंदल। बॉबी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, इस वजह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि भारतीय होते हैं, जो भारतीय अलग देश में बनते हैं, वो आप लोग एक जगह नोट कर लिया करिए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आपको पूछा गया थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, तो बता देंगे आप केल्विन। केल्विन है। केल्विन आपका मूल मात्रक के अंतर्गत भी आ जाता है, केल्विन। केल्विन एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, C/5 F-32/9, F-32/9 आपको याद होना चाहिए ये चीज़। C/5 F-32/9 इक्वल टू K-273/5, यह याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद एक और आ जाता है दोस्तों, रोमर भी होता है, रोमर पैमाना भी होता है, जिससे हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। रोमर अब खास खैर कर यूज नहीं होता है। ये तीनों प्रणालियाँ यूज होती हैं। केल्विन तो मूल मात्रक होता है, सेंटीग्रेड आपको पता होना चाहिए, और फ़ारेनहाइट आपका जो टेम्परेचर बुखार वगैरह मापने वाला होता है, जो डॉक्टर के पास होता है थर्मामीटर, उसमें लगा होता है, आपको पता होना चाहिए। गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो रिवॉल्यूशन जितना भी है सब आप प्ले लिस्ट में आएंगे, उसमें पढ़ाया गया है मैम द्वारा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अंजलि मैम ने ट्रिक्स उससे बताया हुआ है, तो पता उसमें ऑप्शन दिया रहना चाहिए। गोल्ड रिवॉल्यूशन में से शहद भी हो सकता है, बागवानी फसल भी हो सकते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन रहेगा आप उसको टिक कर देंगे। तो अगर पूछ लिया जाता है गोल्ड रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, निरपक तूतक, बता देंगे निरपक तूतक गोल्ड रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। जैसे कि हम हमारे यहाँ हर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता किसको कहा जाता था, तो बता देंगे डॉक्टर स्वामीनाथन को। और नॉर्मन बोरलॉग थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि पूरे वर्ल्ड के हरित क्रांति के पिता कहे जाते थे, इसको याद रखना चाहिए। और मिल्क के जनक आप बता देंगे, मिल्क क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, ठीक है, उससे सफ़ेद क्रांति के अंतर्गत आ जाता है मिल्क। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ क्रांति की बात करें तो आप बता देंगे गोल्ड क्रांति किसे कहते हैं, और आपका ब्लैक क्रांति, और बाकी आपको पता होना चाहिए सुनहली क्रांति, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया, तो बता देंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था। 1990 में जारी किया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब। अब बताएंगे होलसेल प्राइस के लिए बेस ईयर क्या है, होलसेल प्राइस जो इस समय हमारे इंडिया में लागू है, वह किस उसका जो बेस है वह किस ईयर को माना गया, बता देंगे 2011-12 को, 2011-12 को उसका बेस ईयर माना गया है। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, धन विधेयक अनुच्छेद। अब देखिए, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद आपको बताने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा बस। धन विधेयक अनुच्छेद की बात करें तो 110 लगाएंगे। इसके बाद बात करें कि राष्ट्रपति को वीटो किस में मिला है, तो 111 लगा देंगे। इसके बाद अगर बात करें कैग की किस में बात की गई है, तो 148 लगा देंगे। अगर इसके बाद बात करें आपका कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात किस में है, तो बता देंगे 330। अगर बात करें लोकसभा में SC/ST की बात किस में है, तो बता देंगे 331। अगर बात करें आपको विधानसभा में एंग्लो इंडियन की बात किस में है, तो बता देंगे 332। अगर बात करें आपसे विधानसभा में SC/ST की बात किस अनुच्छेद में, बता देंगे 333। इस तरह बात करें आपके 352, 356 और 360, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया, तो बता देंगे 1962 जो चीन भारत के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद 1971 भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। इसके बाद 1974-75, इसको याद रखें, क्योंकि 1974-75 में एक आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय। इसके बाद 356 आपका राष्ट्रपति शासन है, जो कि बहुत बार लग चुका है हमारे देशों में। इसके बाद 360 वित्तीय आपातकाल है, जो कि अभी एक बार भी नहीं लगा। ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में कितनी बार लगाया, बता देंगे एक बार भी नहीं लगा है। इसके बाद बात करें 44, अनुच्छेद 44 के IRDPSP का, बता देंगे सिविल कोड के बारे में बात करता है, सिविल कोड के बारे में बात करता है। इसके बाद बात करें 124 आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, तो बता देंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। इसी को अगर पलट देंगे आप 214 कर देंगे, तो यह हो जाएगा हाई कोर्ट के बारे में बात करता है,
हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। अगर बात करें 115 अनुच्छेद किसके बारे में बात करता है तो बता देंगे यूपीएससी से रिलेटेड है, इस यूपीएससी के बारे में बात करता है। लोक सेवा आयोग। अगर बात करें 75 अनुच्छेद किसके बारे में बात करता है तो बता देंगे मंत्रिपरिषद में नियुक्ति के बारे में बात करता है। अगर बात करें 72 अनुच्छेद किसके बारे में बात करता है तो 72 आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट करेंगे, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है, आपको बता देते हैं इतना। इसके बाद अगर 60 भी बताएंगे आप और 61 भी बताएंगे अनुच्छेद किसके बारे में बात करता है। इसके बाद दोस्तों 266 अनुच्छेद की बात करें तो संचित निधि के बारे में बात करता है। 267 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 267 आपका बात करता है आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है, इसको पता होना चाहिए आपको। अगर बात किया जाए आगे 360 तो हो गया ना। इसके बाद यही सब है दोस्तों, इसको आपको याद होना चाहिए। और आपका 124 हो गया, 125 और अगर देख लें आपका अध्यादेश वगैरह किस में जारी किया जाता है तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए, ठीक है, मनी बिल वगैरह किस में आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस तरह अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे, वैसे नहीं तो अगर कोई रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। रटने की कोशिश मत किया करिए, ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश किया करिए अपने मन से। 10 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे उसे, 1-2 बार लिखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट पेज पे, देख लेते हैं इसको। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है तो बता देंगे महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। रज्मनामा अकबर के फैजी और बदायूनी, अकबर ने फैजी और बदायूनी से फारसी में अनुवाद इसका करवाया था, इसको पता होना चाहिए आपका। रानी की वाव नदी किस रानी की वाव नदी रानी की वाव किस नदी के किनारे है, यह पूछा गया था क्वेश्चन, तो बता देंगे सरस्वती नदी किनारे, जो आपका गुजरात में बहता है। एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, रानी की वाव हमारे किस नोट पर है, कौन से नोट पर है तो बता देंगे 100 रुपए के नोट पर है, ठीक है दोस्तों। मंगलयान हमारे 2000 के नोट पर है, ठीक है। इस तरह रेड फोर्ट है हमारे 500 वाले नोट पर है, ठीक है। इसके बाद हमारा सांची स्तूपा है, बता देंगे आपका सांची स्तूपा किस पर है और सन टेम्पल किस पे, आप बताएंगे। अभी हाल में केरल में जो गुफाएं हैं वो किस वाले नोट पे छापा गया है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज गोल्ड रिजर्वेशन में, रिजर्व में भारत की रैंक क्या थी पिछले 2019-20 में, तो बता देंगे आप 10वें नंबर पे था, ठीक है दोस्तों। पूरे देश में अगर बात करें सेंट्रल बैंक, जो पूरे देश का सेंट्रल बैंक है वह गोल्ड खरीदने के नज़र में हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई कितने नंबर पे था तो बता देंगे 6ठे नंबर पे था। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगर बात करें गोल्ड रिजर्व में भारत कौन सा देश कौन से नंबर पे है, बता देंगे 10वें नंबर पर है। अगर बात किया जाए पूरे सेंट्रल बैंक देखा जाए पूरे देश का मिला के, तो पूरे सेंट्रल बैंक जो गोल्ड खरीदती है तो उस खरीदारी में हमारा देश भारत कितने नंबर पे था, कितने नंबर पे है तो बता देंगे 6ठे नंबर पर है, ठीक है ना। इसके बाद साल्ट पीटर अच्छा आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के, याद रखेंगे, जो कि पिछले कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था 19 वाले में, इसको याद रखेंगे। साल्ट पीटर। कल वाले शिफ्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बोबड़े जी, वो कौन से नंबर के हैं तो 47वें नंबर के हैं, ये भी याद रहना चाहिए आपको। साल्ट पीटर का फार्मूला KNO3, साल्ट पीटर का फार्मूला पूछ लिया था, बता देंगे KNO3 मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट, इसको याद रहना चाहिए। नीलगिरी पहाड़ियाँ, अगर बात करें हम लोग भारत का ऐसे मैप बनाते हैं दोस्तों, अगर भारत का ऐसे मैप बनाए तो नीलगिरी यहाँ पर है, नीलगिरी जो कि आपका केरल कर्नाटक तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और इसके नीचे आपका अनामलाई श्रेणी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी पड़ जाती है आपका अनामलाई अनाईमुडी पड़ जाती है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर स्थित डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा। हाँ एक चीज़ और याद कर लीजिए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इसका क्रम पूछा था, मतलब इसमें कोई एक क्वेश्चन आया था, बता देंगे जो थाल घाट है, थाल घाट एक दर्रा है दोस्तों ये सब, थाल घाट और भोर घाट ये तो पड़ जाता है हमारा महाराष्ट्र वाले में। थाल घाट मतलब कि आपका नासिक और मुंबई के बीच पड़ जाता है थाल घाट। इस तरह भोर घाट भी मुंबई में ही पड़ जाता है, मुंबई वाले इलाके से पड़ जाता है, जो कि रोड और ट्रेन के माध्यम से बहुत सारे शहरों को जोड़ता है। इसके बाद अब पाल घाट आ जाता है। पाल घाट इसी अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ी पर ही है, जो कि केरल से हमारा यहाँ पे जाने वाला, मतलब कि तमिलनाडु में जाने का रास्ता प्रदान करता है हमें, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पूछा गया, जो भी हाल में चयन हुए हैं सौरभ गांगुली जी। बीसीसीआई के अगर पूछा जाए आपका सेक्रेटरी कौन है, बता देंगे जय शाह, जो अमित शाह के बेटे जी हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बता देंगे मुंबई में। चलिए इसी तरह आईसीसी है जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसकी स्थापना पूछा जाता है तो 1909 बता देंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगर पूछ लिया किस देश के जायद मेडल से किस देश का जायद मेडल जो कि बिल्कुल माना जाता है उसे सर्वोच्च नागरिक मेडल माना जाता है, किस देश का यह मेडल है जायद मेडल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को नवाजा गया है पिछले साल,
ठीक है, 2018 में शायद 2018-19 में नवाजा गया है। तो बता देंगे हमारा जो यह यूएई का, जैसे हमारा यहाँ का भारत रत्न है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च अवार्ड है भारत का, उसी तरह यूएई का भी सबसे बड़ा अवार्ड है जायद मेडल, जिससे कि हमारे मोदी जी को नवाजा गया था। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम में बहती है, तो बता देंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए आपका अरब की खाड़ी में गिर जाती हैं, जो कि गार्ज बनाती हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पश्चिम में बहने वाली नदियां जितनी भी हैं वो गार्ज बनाती हैं, पूर्व में बहने वाली डेल्टा बनाती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा हमारा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा द्वीप जो है कि असम में बनाया गया है, माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम लोग बोलते हैं तिब्बत में सांगपो नाम से। वही जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग जिले में जब एंट्री करता है तो उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। इसी तरह वह जब असम में आता है तो ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जब वह अपना मार्ग इसमें गिर जाता है आके बंगाल की खाड़ी में, तो उसे जमुना नाम से जाना जाता है। इसी तरह जब दोनों संयुक्त होकर मिल जाते हैं तो एक मेघना नदी आके मिल जाती है, जो कि आपके मणिपुर से मिजोरम से आके मिल जाती है। इसमें मेघना नदी संयुक्त धारा होती है, जो कि आपकी संयुक्त धारा मेघना नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की जब मिल जाती है तो पूरे संयुक्त धारा को ही हम लोग मेघना नदी नाम से जानते हैं। चलिए, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी होगी नर्मदा नदी। इसको याद रखें। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी आप बता देंगे। ठीक है ना। फाल्क डांस, लद्दाख का फाल्क डांस पूछा था तो बता देंगे सुडोल डांस। अभी हाल में चर्चा में था तो इस वजह से उसको पूछ लिया गया है। 1918 में मैक्स प्लैंक को नोबेल अवार्ड फिजिक्स में किस लिए दिया गया, किसके डिस्कवर के लिए दिया गया है, तो बता देंगे आप 1918 में एनर्जी क्वांटा के डिस्कवर के लिए दिया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर जो कि अभी तेलंगाना में चयनित हुई हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। कौन, उनका नाम क्या है, तो बता देंगे आप। उनका नाम है समिता। क्या नाम है? समिता सबरवाल। क्या नाम है दोस्तों? समिता सबरवाल। समिता सबरवाल। इसको याद रखेंगे। चलिए, मैक्सिमम लिमिट कितना है यूपीआई के ट्रांजैक्शन का, तो बता देंगे आप। मैक्सिमम लिमिट जो है 1 लाख है, 1 लाख पर ट्रांजैक्शन है। इसको याद रखेंगे। डब्ल्यू समझ रहे होंगे, आपका जो यूपीआई है, यूपीआई आप लोग समझ गए होंगे, बैंकिंग का एक ट्रांजैक्शन क्राइटेरिया है जो कि हम लोग करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स वाले क्लास में पढ़ेंगे उसे। चलिए, वार्म, WORM का फुल फॉर्म पूछा था तो बता देंगे राइट वंस रीड मेनी। राइट वार्म का पूछा है ना। देखिए, वार्म, WORM, वार्म का पूछा है फुल फॉर्म तो बता देंगे राइट वंस रीड मेनी। यह वार्म का फुल फॉर्म। इसमें यह भी पूछा जा सकता है आर, वार्म में आर का मतलब क्या है, तो बता देंगे रीड है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1930, जो कि सिविल डिसओबीडियंस हमारे महात्मा जी गांधी द्वारा मतलब चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसी समय आपका पहला जो गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बाद जो आपका गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 31, 32 में, हमारे भीमराव अम्बेडकर 1930, 31, 32 सब में भाग लेते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी मतलब कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, केवल एक में भाग लेता है। तो बताएंगे एनी बेसेंट के साथ, एनी बेसेंट भी उसमें भाग लेती है महात्मा जी गांधी द्वारा। तो ये लोग जो महात्मा जी गांधी हैं वो जाते तो हैं राजपुताना जहाज से लंदन में, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए। इसी में पूना पैक्ट समझौता भी होता है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि अलग इलेक्टोरल का मांग कर रहे थे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। बाद में गांधी जी के समझाने के बाद यह समझौता हो पाया और आज हम लोग सही सलामत हैं। तो फिर एक भयावह स्थिति हो जाती है यहाँ पे, तो आप लोग याद रखना चाहिए। 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत भी होती है गांधी जी द्वारा, जो कि साबरमती से दांडी मार्च तक नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। 72 अपने अनुयायियों के साथ स्टार्ट किए थे, 72 लोग इनके साथ थे, लेकिन बाद में जाते जाते काफ़ी लोग हो गए थे। ठीक है दोस्तों। अब एक पूछा था 1 टेराबाइट इक्वल टू कितना गीगाबाइट होता है, तो बता देंगे 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट बराबर। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम बता दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर लिए होंगे। अशोक लेलैंड जो कि एक बस ट्रक निर्मात्री कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसका अगर देखा जाए उत्तराखंड में काफ़ी बड़ी कंपनी के नाम से इसको स्थापित किया गया वहाँ पे। तो जितने भी ट्रक चलते हैं, बसेस चलते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ चलती हैं, वह इसी कंपनी के बने होते हैं। तो आप लोग अगर पीछे देखेंगे तो अशोक लेलैंड के नाम से लिखा होता है मैक्सिमम ट्रक्स वगैरह में। तो अशोक लेलैंड ICICI बैंक के साथ हाथ मिलाया है, ये पूछा गया था। अशोक लेलैंड किस बैंक के साथ साझेदारी की है या फिर किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, तो बता देंगे ICICI बैंक। ठीक है ना। जो कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसको याद रखना चाहिए आपको। ठीक है। पहला जो जितने भी बैंक्स हैं जिनके CEO हैं बैंक और इसकी स्थापना कब हुई है, इसका टैगलाइन क्या है,
मैम ने बनाया है, प्रियंका मैम ने। आप लोग आके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है दोस्तों, बिल्कुल हर एक एग्जाम में फंसने वाला है, आप लोग देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहली चीफ साइंटिस्ट WHO का कौन बनाई गई हैं, तो बता देंगे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय रोग विशेषज्ञ हैं, इसको याद रखना चाहिए आपको। देखिए सिनोट्रियल नोड एक उसमें दिया था सिनोट्रियल, देखिएगा ध्यान से आप लोग, सिनोट्रियल नोड अपने अंग, बॉडी के किस अंग में पाया जाता है या फिर किस अंग का हिस्सा है, तो बता देंगे हार्ट। ठीक है, हार्ट हृदय का हिस्सा है, तो आपको पता रहना चाहिए। EEG आता है, एक आता है आपका EEG जो कि मस्तिष्क टेस्ट के लिए होता है, एक आपका और आता है ECG आता है, तो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी जो कि हार्ट के लिए ही होता है, वह परीक्षण होता है हार्ट के लिए, हार्ट बीट के लिए। जो हमारा बोलते हैं लोग कि हार्ट बीट का प्रॉब्लम हो गया तो उसमें जो ब्लड होते हैं, ब्लड का पंपिंग जब रुक जाता है अचानक से कुछ सेकंड के लिए, तो आदमी का देहांत हो जाता है उसी समय, उसी को बोलते हैं हम लोग कि इनको हार्ट बीट आया है। ठीक है, चलिए मतलब उसको हार्ट ट्रैक बोलते हैं, हार्ट ट्रैक आया है, इस तरह हार्ट बीट नहीं, हार्ट बीट तो पंपिंग करती है। तो हार्ट ट्रैक का कारण यही बन जाता है, जब कुछ सेकंड के लिए ब्लड का पंपिंग रुक जाता है तो वही हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बनता है और आदमी का जान निकल जाता है ना। चलिए, पहली बार पिछड़े वर्ग के लिए आवाज कौन उठाया था, और बता देंगे काका केलकर समिति आई थी, काका केलकर ने उठाई थी 1955 में। ठीक है, उसको याद रखेंगे, काका केलकर समिति के नाम से इसे जाना जाता है, काका केलकर कमीशन 1955 में आया था, जो कि पहली बार पिछड़ी समिति के लिए आवाज उठाए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब कि सीडीएस वो नहीं जो एग्जाम कराती है, तो एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी हाल में बनाया गया है मोदी जी द्वारा, जो कि तीनों सेनाओं का एक हेड होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम है बिपिन रावत जी, श्री बिपिन रावत जी, इसको याद रखेंगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आप तीनों सेनाओं का आप चीफ बता देंगे कौन है इस समय, जैसे कि आपके बिपिन रावत हैं सीडीएस के, इसके बाद भदौरिया जी हैं, फिर नरवाने जी हैं, तो आप बता सकते हैं किसके किसके हैं, कमेंट कर सकते हैं इसको, या फिर याद करके जाएंगे। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और आपका वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आपका जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले शिफ्टों में। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो बता देंगे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, भारत का एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको याद रखना चाहिए आपको। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और चीन के बीच हुआ है, भारत और चीन के बीच हुआ है पंचशील समझौता, याद रखेंगे। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो बता देंगे शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस के राइटर हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल बता देंगे। ठीक है, गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक रहता है। गोपाल के बाद आपका सेन राजवंश स्टार्ट होता है। गोपाल वंश की राजधानी कहाँ पे रहती है, तो बंगाल में, बता देंगे मुंगेर में, बंगाल के मुंगेर में। ठीक है, चलिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है या फिर किस राज्य में है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बता देंगे उड़ीसा में महानदी पर है, उड़ीसा में महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में सबसे बड़ा चिल्का लैगून लेक है भारत का, जो कि खारे पानी का लैगून लेक के नाम से जाना जाता है, चिल्का लैगून लेक। ठीक है, औरली विले टर्टल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को 31 अनुच्छेद से निकालकर अनुच्छेद नंबर 300 में डाल दिया गया था। ठीक है, 1978 से पहले जब आपका संविधान लागू हुआ था 1950 को पूरी तरीके से भारत में, तो 1950 से लेकर 1978 तक तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, 7वां मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में 44वें संशोधन द्वारा उसको एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। 31 अनुच्छेद में था, उसको निकालकर 300 का अनुच्छेद में रख दिया जाता है। ठीक है, उसको याद रखेंगे। 44वें संशोधन द्वारा 1978 में जो 42वां संशोधन हुआ तो उससे भी बहुत सारे काम हुए थे, हमारे प्रस्तावना में चेंजिंग आए थे, कुछ बहुत सारे काम हुए थे उससे भी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आप लोग इसको याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड देखिए, ओजोन दिवस एक पूछा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो बता देंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया था, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आपका पूछा गया था मिस वर्ल्ड 2019 कौन बना है, तो बता देंगे टोनी एन सिंह, जो कि जमैका की हैं। इसी तरह आपसे पूछ सकता है मिस यूनिवर्स कौन बना है, तो बता देंगे जोजी। 2019 की बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी 2020 में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कोरोना वायरस के चलते, तो बता देंगे। तो मिस वर्ल्ड 2019 में जमैका की टोनी एन सिंह बनी थी। मिस यूनिवर्स 2019 जोजी विनीटुंजी बनी थी, दक्षिण अफ्रीका की थी। ठीक है, यह एक अश्वेत महिला थी, जिससे कि यह प्रमाण हो जाता है कि खूबसूरत ही एक मिस यूनिवर्स की कहानी नहीं है, इसको हम लोग बस उसमें एक एटीट्यूड या फिर अपना एक सेल्फ कह लीजिए कि प्रतिबिंब होना चाहिए, इससे पहचाने जाते हैं लोग, ना कि एक खूबसूरती से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इन्होंने इस बार बनकर एक मिसाल बन गई है पूरे देश का, जो कि एक अश्वेत महिला है।
दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, मिस यूनिवर्स। इसके बाद फेमिना मिस इंडिया बनी थी 2019 में, बता देंगे सुमन राव। ये कहाँ की हैं तो बता देंगे राजस्थान की हैं, हमारे राजस्थान की सुमन राव। ये फेमिना मिस इंडिया बनी थी 2019 में। यूटी लद्दाख में कितने जिले हैं? यूटी लद्दाख की पूरी कहानी बताते हैं आपको। यूटी लद्दाख जो जम्मू कश्मीर है आपका, जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 में विभाजित हुआ, मतलब एक बिल पारित किया, बिल लाया गया, बिल को एक्ट बनाया गया आपका 31 अक्टूबर 2019 को। आपके इनके जयंती पर, क्या नाम है आपका, आपके पटेल जी के जन्म दिवस पर बनाया गया उसे, एक 2 यूटी में मतलब कि एक एक्ट बना दिया गया। बाद में जब 5 अगस्त 2019 को वह एक एक्ट के रूप में बन जाता है, तो उसमें यूटी जो आपका लद्दाख होता है उसमें 2 राज्य हैं, 2 जिले आ जाते हैं आपका, लेह और कारगिल, ठीक है। उसमें लेह सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जिला के नज़र से देखा जाता है। इसके बाद आपका जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है उसमें 22 + 6 जिले हैं। जो अगर हम लोग पाकिस्तान वाला जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको अगर हम लोग आपस में मिला लेते हैं, गिलगिट वाला इलाका, तो उसमें भी 6 जिले के आसपास हैं, क्योंकि अगर उसको मिला लेते हैं तो हमारे पास 28 जिले हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको नहीं काउंट किया जाता है तो हमारे पास 22 जिले हैं, जो कि हमारे यहाँ पे शासित हैं, मतलब कि अभी के हमारे केंद्र सरकार द्वारा शासित किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ के अभी गवर्नर हाल में चेंज किए गए हैं, मुर्मू को हटा के मुर्मू को कैग बना दिया गया, मनोज सिन्हा जी वहाँ के उप गवर्नर बने। इसको आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए, कड़म मल्लेश्वरी जी को पद्मश्री कब मिला है? तो इससे पूछा गया, तो बता देंगे आप 1999 में इनको पद्मश्री मिला था। 1999 में आपको इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था 1955 में। 1955 में इनको मिला था, राजीव गांधी रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। और सबसे पहले और किसी ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली कड़म मल्लेश्वरी सबसे पहली महिला है, भारतीय महिला है। इसको याद रखना चाहिए आपको। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान सुनेंगे। इसमें क्या क्या पहले पूछा गया था, किस किस टॉपिक से पूछा गया था। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समझ जाएं अगर क्या किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग इजिली क्वेश्चन को या फिर पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ब्लड रिलेशन से आया था, वाटर इमेज से आया था, मिरर इमेज से आया था, इसके बाद ट्रायंगल काउंटिंग से आया था, स्क्वायर काउंटिंग से आया था, मिसिंग नंबर से आए थे। मिसिंग नंबर बहुत थोड़ा टफ बन जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, आपको कराएंगे, आप लोग देखिएगा, वैसे तो इजी क्वेश्चन था, स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो पकड़ में आ गया था, ठीक है। मिसिंग नंबर से आया था। उसके बाद बॉड मास रूल, जो कि प्लस माइनस चेंज करने वाला है, उससे आ गया था। इम्बेडेड फिगर से आया था, एनोलॉजी से था, क्लासिफिकेशन से था, इसके बाद ट्रायंगल काउंटिंग से भी था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन थे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं एनोलॉजी का, एनोलॉजी का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, पहले हम लोग हाँ एनोलॉजी का ही कर लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, यह था CAB को अगर हम लोग लिखते हैं 14 CAB को लिखा जाता है, और FEED फीड को 42 लिखा जाता है। तो आप बताएंगे JADE को क्या लिखा जाएगा? JD। अब देखिएगा ध्यान से, C का नंबर कितने पे आ जाता है? 3 पे आ जाता है, A का 1 पे आता है, B का 2 पे आता है, 2 1 3 3 6 गुणे 2 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा 14। इसी तरह F का नंबर 6 पे आता है, E का नंबर 5 पे आता है, इस तरह D का नंबर आपका आ जाता है ABCD 4 पे आ जाता है। देखिए 5 4 9 9 6 15 गलत आ गया क्या? 6 5 11 11 4 16, ठीक है। गलत आ रहा है क्या जी? देखिए कहाँ गलत आ रहा है, CD गलत आ रहा है ना, FEED है। अच्छा, यहाँ पे डबल ED है दोस्तों, यहाँ पे डबल ED है, तो एक 5 और आएगा ना। देखिए 5 5 10 10 20 गुणे 2 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा 42 आपका। इसी तरह यहाँ पे JD है, तो J का अगर देखा जाए नंबरिंग कितना होता है? 10 होता है, A का 1 होता है, D का आपका 4 होता है, E का 5 होता है। देखिए यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 10 आ गया, 10 गुणे 2 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा 20। जो इसका आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा ना। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ABDG को अगर लिखा जाता है, CDEFI लिखा जाता है, तो बताएंगे कि EFHK को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स था, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए A का +1 करेंगे तो B आएगा, B में +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा D, इसी तरह D में +1 करेंगे तो आपका G आ जाएगा। मतलब कि +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। इसको ऑप्शन से करेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन से क्वेश्चन होगा। देखिए +1 किए तो B आ गया, B में +2 किए तो D आ गया, इसी तरह D में +2 किए तो G आ गया। नेक्स्ट अगर प्लस इसमें 1 करते हैं तो D आता है, आपको दिख रहा है CD। इसमें D में अगर +2 करते हैं तो F आता है, C के बाद D E F, फिर इसमें +3 करते हैं तो I आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट अगर इसमें करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे, जब आपको तरीका पता हो गया। इसी तरह देखिए, इसमें भी +1 है, इसमें +2 है, इसमें +3 है। जो नेक्स्ट आएगा, जो ऑप्शन में दिया होगा +1 +2 +3 वाला, आप लोग चेक करेंगे तो उसमें दिया रहेगा ऑप्शन आपका GHJM, आपका सही आंसर हो जाएगा GHJM।
जो कि +1 करने पर एच आ रहा है, फिर +2 करने पर जे आ रहा है, फिर +3 करने पर एम आ जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों आपके नंबरिंग से था, सीरीज से था, तो इसको आपसे देखेंगे ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। 781 को अगर 40 से कंपेयर करते हैं तो बताइए 629, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स था, क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का। अब देखिए 781, अब देखिए 781 को एक बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे 781, अगर 7 गुणे 8 गुणे 1 करते हैं और माइनस कर देते हैं इन एडिशन, पहले एक बार गुणा करेंगे फिर उसके बाद उसी में से उनका एडिशन माइनस कर देंगे। 7 1 8 8 16, 16 को माइनस कर देंगे। अब देखिए 7 8 56, 56 एकम 56, 56 माइनस 16 करते हैं तो 40 आ गया। इस तरह इसमें भी करेंगे, 6 गुणे 2 गुणे 9 करेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 6 2 9 2 11, 11 6, सॉरी पहले गुणा करना है ना, 6 दूनी 12, 12 9 108, 108 माइनस कर देंगे इन दोनों का एडिशन, 6 2 8 8 16 17, 17 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91। इसका राइट आंसर 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीरीज से ही था, 47-65, यहाँ पे बताना था 59, तो बताना था यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए 47 है, यहाँ पे 65 है, तो आपको ध्यान से पता होना चाहिए 7 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो 11 हो रहा है, 7 4 11। इसी तरह 6 5 को ऐड कर रहे हैं तो 11 हो रहा है। इस तरह 9 5 को जब ऐड करेंगे 14 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे किसको ऐड करने पे 14 आ रहा है, तो इस तरह आपको ऑप्शन मिल जाएगा 95, यहाँ पे आ जाएगा 95 को ऐड करने पर। कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि ऑप्शन से ही किए जा सकते थे रीजनिंग में, या फिर मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन से ही हो सकते हैं। ऑप्शन से इजी होगा क्योंकि हम वहाँ पे डेरिवेशन करने या फिर उसको सॉल्व करके दिखाने वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम ऑप्शन टिक करने जा रहे हैं, ऑप्शन टिक करेंगे निकलेंगे वहाँ से, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 265, 30 और 366। अब देखिए 366 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह 2 6 5 30 है, 3 6 6, यहाँ पे बताइए क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, बस मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 6 5 है, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 बटे 2 कर देंगे, 30 आ गया। देखिए यहाँ पे इसी तरह इसमें करेंगे 6 का 36 और 6 का 36 गुणे 3 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 36 गुणे 3, 3 6 18 को 8, 8 में आया 1 और 36 3 3 9 1 10, 108, 108 बटे 2 कर देंगे तो 2 5 10, 2 चौको 8, 54 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा था। अब देखिए इसमें पूछा था लॉजिकल डायग्राम से, क्वेश्चन पूछा गया था लॉजिकल डायग्राम से, तो आप बता देंगे। देखिए क्या पूछा था, महिला कांस्टेबल, पूरा इस एक ही में है, महिला कांस्टेबल। इसके बाद यहाँ पे दिया था माँ और दिया था अंकल, मतलब कि चाचा। बताना था इसका क्या लॉजिकल डायग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बताएंगे महिला कांस्टेबल जो होगी वो तो माँ हो सकती है, ऐसे बनेगा, यहाँ पे माँ हो जाएगा, यहाँ पे महिला कांस्टेबल हो जाएगी, और इसके बाद जो पुरुष होगा चाचा होगा वो एक तरफ होगा अंकल। तो बस इस तरह के बन जाएंगे आपके लॉजिकल फिगर। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन था SLUMBER को अगर हम लोग लिखते हैं PORPYHO, तो बताना है हमको कि PURPOSE को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें +3 हो रहा है, सॉरी -3 हो रहा है, PQRS -3 हो रहा है ना, P के बाद PQR -3 करेंगे तो S आ जाएगा -3। अब देखिए L में +3, मतलब कि एक बार +3 चल रहा है, एक बार पहले -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3, इस तरह चल रहा है। तो क्रम हमको जब पता चल गया तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह अगर हम लोग देखेंगे ये -3 करने पे किसका आएगा तो बता देंगे M X U में +3 करेंगे तो X आ जाएगा, फिर किसमें से माइनस करेंगे O आ जाएगा, R में से अगर 3 माइनस करेंगे तो O आ जाएगा, इस तरह S आएगा, L V B इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, -3 +3 हो रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था मिसिंग, सीरीज से ही दिया था, उसको देखिएगा ध्यान से आप लोग। क्या दिया था 5 30 155 और यहाँ पे दिया था 780, तो सीरीज से था, आपको बताना था यहाँ पे क्या आएगा। अब देखेंगे ध्यान से आप लोग, इसमें देखिए 5 है जो, तो 5 में 5 का गुणा करें फिर -5 कर दें, सॉरी +5 कर दें, 5 का गुणा भी करें और 5 को उसमें हम लोग क्या कर दें प्लस भी कर दें, तो 5 पीछे 25 + 5 30 आ गया। इस तरह 30 में भी 5 का गुणा करें और +5 कर दें, 5 3 15, 150 + 5 155 हो गया। इस तरह इसमें भी 5 से गुणा +5 करेंगे, नेक्स्ट इसमें भी 5 से गुणा और +5 करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा 3905 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन अब पूछा था, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा डैश वाला था, इसमें जो सीरीज आता है उसमें गैपिंग होती है, उसके बारे में बात इसमें की गई थी। देखिए यहाँ पे ऐसे डैश था, C T था, फिर अगेन 2 डैश A आ गया, फिर अगेन 1 डैश E आ गया, फिर A आ गया, फिर यहाँ पे 2 डैश I आ गया, फिर यहाँ पे 2 डैश
टी और ई आ गया। तो आपको इसको बताना था, यहाँ पे ऑप्शन था क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखेंगे, पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट हैं पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट हैं। अब 16 डिजिट को पहले 4 4 में बांटते हैं। अगर 4 4 से बात नहीं बनती है तो हम लोग 8 8 में बांटते हैं, जिससे कि गुणज हमको पता चल जाए। देखिए 4 4 से तो बात नहीं बन रही है, हमारा दिख रहा है। देखिए 4 से अगर यहाँ पे बात बना रहे हैं तो बात तो नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं 4 4 की श्रेणी में, तो यहाँ पे सी हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सिटी ले लेते हैं तो यहाँ पे ई आ जा रहा है, यहाँ पे लास्ट में टी है, और यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे सी रहना चाहिए था, तब बात बन जाती कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम 8 8 में बांटते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 में से बांट देते हैं तो हमारी बात बन जाती है। देखिएगा ध्यान से, पहला यहाँ पे क्या है, गैप है, तो यहाँ पे ए है तो ए रख देते हैं, ठीक है ना। इधर सी और टी, सी टी आ जाता है तो यहाँ पे सी और टी आ जाएगा। देखिए मिल रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए 2 गैप मिल गया, तो 2 गैप में एक आई दिखा हमको, तो आई लिख देंगे। और यहाँ पे गैप है तो एक गैप छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। लास्ट में यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी लगा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो यहाँ वाला वर्ड हमको छूट रहा है वो हम लोग ऑप्शन से करेंगे, वो वी आएगा। क्या आएगा, वी। तो इसका मेन जो बन रहा है एक्टिवेट बन रहा है, जो आंसर आएगा इसका एक्टिवेट बन रहा है, एक हमारा मीनिंग बन रहा है एक्टिवेट। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए टी वी टी सी टी ए, सॉरी वी ए, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको आंसर के थ्रू लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों मिसिंग नंबर से पूछा गया था 1 4। देखिएगा ध्यान से, मिसिंग नंबर यहाँ पे हम लिख लेना है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिएगा, एक मिसिंग नंबर है, इरेज करते हैं इसको, हम इरेज करके यहाँ पे लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं मिसिंग नंबर। तो यह मिसिंग नंबर से था 1 4 9, रुक जाइए फिर से, यहाँ पे लिखते हैं 1 4 9, और यहाँ पे 15 25 36 था, इतने थे। आपको बोला था कि इसमें बताइए मिस नंबर कौन सा है, तो बताना चाहिए आपको, या 1 का स्क्वायर आ रहा है, या 2 का, या 3 का। यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए था। 4 का स्क्वायर ना देके 15 दिया है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है मेरा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 आप लगा देंगे, ऑप्शन नंबर जिसमें 15 होगा वो लगा देंगे और आगे निकल जाएंगे। तो ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, देख रहे हैं क्रम से आ रहा है, तो वहाँ पे 16, मतलब कि 4 का स्क्वायर रहना चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, कुछ पासा से क्वेश्चन थे आपको, जिसमें कि 6 और 3 का विपरीत पूछा था, और कुछ एम्बेडेड फिगर से भी थे आपके, कुछ मिरर इमेज से थे। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस थे। और मैथ क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही बताया कैसे क्वेश्चन है, जो कि पिछले रिव्यू में हम लोग कराए हैं, बिल्कुल वह सेम क्वेश्चन थे। इस वजह से हम लिए नहीं क्वेश्चंस को, बच्चों ने बताया बहुत सारा कि इस टाइप के सब क्वेश्चन आए थे, तो हमने उसको देखा बिल्कुल सेम है, तो हम उसको लेने की कोशिश नहीं किए। और काफ़ी ज़्यादा जीके का रोल काफ़ी अहम होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग्स बच्चे कर ले जाते हैं जो तैयारी वाले होते हैं। जीके और जीएस जो होता है उसको पढ़ने के ऊपर है, जो जितना पढ़ता है उसकी उतना स्ट्रांग बनती है। तो आप लोग हम इस वजह से इसका थर्ड शिफ्ट, मतलब एक भी क्वेश्चन सोचें अपने तरफ से न छूटने पाए जीके जीएस का। तो जीके जीएस का फुल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और बाकी सारे मैथ रीजनिंग का भी हो रहा है। आप लोग बिल्कुल बने रहिए। और बाकी चैनल पे हिस्ट्री के, आपके मैथ के, रीजनिंग के बाकी सारे क्लासेस उपलब्ध हैं बिल्कुल फ्री दोस्तों, और आप लोग कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपका 21 डेट वाले में रिव्यू में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से अपना देख लें किस टाइप का पेपर आया है, उस अकॉर्डिंग अपना तैयारी करें। और बाकी जितने भी रिव्यू कराए गए हैं, अगर आप लोग नहीं देखें हैं चैनल पे, तो उसको देखें, क्योंकि वहाँ से अगर आप लोग देख लेते हैं तो वहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, या फिर उसी आधार पे क्वेश्चन आएंगे। मैथ रीजनिंग के तो बिल्कुल भी चेंजिंग कुछ नहीं हो रहे हैं, बस डाटा चेंज हो रहा है, और बाकी सब क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। तो आप लोग देखें, आप लोग को फायदा होगा बिल्कुल। यह ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एक जगह जीके जीएस को नोट करते रहें, और बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे तैयारी करते हैं। हमारा काम है आपको बताना थोड़ा सा कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। अब आप करते हैं, बात मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक हमें दे दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मोटिवेट हम हो सकें और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको ला सकें। तो थैंक यू दोस्तों।